हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अली और आप मेरा चैनल देख रहे हैं न्यूरोटेक लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। सो चलिए पढ़ते हैं कि सेल साइकिल क्या है। ओके, सो सेल साइकिल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी चेंजेस जो कि सेल में हो रही हैं जब सेल ग्रो कर रहा है और उसके साथ साथ जब सेल डिवाइड कर रहा है। इसी दोनों चेंजेस को हम मिलाकर कहते हैं सिंपली सेल साइकिल। और जो सेल साइकिल है उसको दो फेजेस या पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। यहाँ पर ये जो इंटरफेज है ये लॉन्ग फेज होता है और इसमें जो है सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। और उसके बाद जो है दूसरा फेज है जिसका नाम है माइटोटिक फेज। जो माइटोटिक फेज है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होती है, जिसमें सेल जो है खुद को डिवाइड करता है। ठीक, अब ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, हम इसको बाद में समझेंगे, पर उससे पहले हमें इस डायग्राम को समझना चाहिए। सो सबसे पहले आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर मेरा ये लेजर पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये दो सेल्स सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और उससे जो है सेल्स जुदा होकर न्यू सेल्स बन रहे हैं जिनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल है यहाँ पर हम इसको फोकस करेंगे। यहाँ पर इसमें जो है ग्रोथ होगी। ठीक है, सिंपली जिसको हम कहते हैं ग्रोथ 1 या इसी को G1 को हम गैप 1 भी कहते हैं। ठीक है, सेल क्या करेगा कि खुद की साइज को, जो उसकी साइज है उसको इंक्रीज करेगा और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें भी बना लेगा। अब देखें यहाँ पर अगर ये सेल सही तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा होता तो वहाँ पर एक दूसरा फेज आ जाता है जिसको हम G0 फेज कहते हैं या G0 फेज भी इसको कहा जाता है। अगर ये जो G0 फेज है ये पास हो जाएगा तो G1 फेज से जो सेल है वो ट्रांसफर हो जाएगा एस फेज में। अब एस फेज में क्या होगा, यहाँ पर देखें इस सेल में जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल है। ठीक है, यानी ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो मोनाड क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये फर्दर एस फेज में जब चले आएंगे तब वहाँ पर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या सिंपली हम कहें कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो डबल हो जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं कि ये डायड जो है क्रोमोसोम के टाइप है। और जब एस फेज मुकम्मल हो जाएगा तब फर्दर एक दूसरा फेज होगा जिसको हम कहते हैं G2 फेज या ग्रोथ 2 फेज या गैप 2 फेज भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल फर्दर अपनी साइज को इंक्रीज करेगा और एंजाइम्स वगैरह बना लेगा। फिर ये सेल चला जाएगा एक दूसरे फेज में जिसको माइटोटिक फेज कहते हैं और वहाँ पर एक्चुअल जो है सेल डिवाइड करेगा। यहाँ से ये सेल्स जो है इनमें चेंजेस होंगी। ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज वगैरह हैं वो ओवरऑल फेजेस परफॉर्म होंगी और फर्दर ये जो है सेल फर्दर डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल्स बनाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि सेल डिवीजन कौन सा टाइप है। अगर माइटोसिस है तो डेफिनेटली उसमें 2 सेल्स बनेंगे और अगर मियासिस होता तो उसमें 4 सेल बनते। ठीक है, सो इसी तरह से ओवरऑल ये जो चेंजेस हो रही हैं इनको हम कहते हैं क्या, सेल साइकिल। अब स्टार्ट करते हैं इंटरफेज से। सो इस फेज में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल ग्रो करता है और उसके साथ साथ अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लेता है। ठीक, और उसके साथ साथ ये जो है 95% ऑफ द टाइम ऑक्यूपाई करता है सेल साइकिल का। ठीक है, अब फर्दर जो इंटरफेज है उसको डिवाइड किया गया है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया G1 फेज यानी गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज और साइंथिसिस फेज और उसके बाद जो है वो G2 यानी गैप 2 फेज। अब हम G1 फेज को पढ़ेंगे। इस फेज के दौरान सेल रैपिडली ग्रो करता है, मीन्स बहुत जल्दी में वो ग्रो करेगा और उसके साथ साथ रूटीन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म होंगे। अब देखिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी सिंपली वो प्रोसेसेस जिसमें एनाबॉलिज्म भी हो रही है और कैटाबॉलिज्म भी हो रही है। ठीक है, उनको हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। और उसके साथ साथ पुलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इकट्ठे होंगे, वो जमा होंगे और उसके साथ साथ वो बनेंगे। और वो क्यों बन रहे हैं, फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ताकि
एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, और उसके साथ साथ देखें ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो एंजाइम्स यहाँ पर सिंथेसिस होंगी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर अभी तक जो डीएनए है उसका अमाउंट सिंगल ही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ सेल एंड दिस सेल इज गोइंग टू परफॉर्म द G1 फेज। जैसे ही वो G1 फेज परफॉर्म करेगा तो वो ग्रो करेगा। ओके, सो नाउ जो है G0 फेज है। G0 जो फेज है इसको हम G0 फेज भी कहते हैं, और इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है या डॉर्मेंट फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जो सेल है वो डॉर्मेंट हो जाता है, रेस्ट में चला जाता है। ठीक है, कुछ भी परफॉर्म नहीं करता। यानी जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि G1 फेज में जो है वो खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ नई चीज़ें बना रहे थे, और जो है डिवीजन वगैरह हो रही थी ऑर्गेनेल्स की, तो वो यहाँ पर नहीं होंगे। और उसके बाद G0 जो है वो ही चेक करता है कि सेल जो है वो बिग इनफ है, यानी उसने जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से बना ली हैं कि नहीं। अगर जो है सही तरह से प्रोटीन्स या एंजाइम्स वगैरह बनेंगे तो सेल जो है वो फर्दर सेल साइकिल में मूव करेगा, यानी एस फेज में जाएगा। अगर नहीं है तो वो वहाँ पर G0 जो है या G0 जो फेज है उसको परफॉर्म करेगा। देखें, इफ प्रॉपर प्रोटीन्स आर अवेलेबल सेल रीएंटर्स द सेल साइकिल एंड मूव्स G1 फेज टू एस फेज। यानी अगर जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो प्रॉपर तादाद में हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं, तो वो G1 फेज से सेल जो है एस फेज में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो आफ्टर वी हैव द एस फेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द सिंथेसिस फेज। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डायग्राम है आप इस पर ज़रा फोकस करें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो कंडीशन है, उनका जो फॉर्म है वो मोनाड है। ठीक है, यानी उनमें जो है एक ही क्रोमेटिड है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये यहाँ पर इनके जीन्स मौजूद हैं। तो क्या होगा, ये जो मोनाड क्रोमोसोम्स हैं वो खुद को रेप्लिकेट करके खुद को डबल कर लेंगे। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो वो उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो डबल हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट उनमें जो जीन्स हैं वो भी डबल हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो चेंजेस हो रही हैं ये एक्चुअली एस फेज में हो रही हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के ज़रिए रेप्लिकेट करेगा। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है, सिंपली सेमी कंजर्वेटिव मेथड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें एक न्यू स्ट्रैंड होती है और एक जो है ओल्ड स्ट्रैंड होती है, और इसको ही हम कहते हैं क्या, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स अभी ये जो डायड बने, ठीक है, उनमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। ठीक है, ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है, यानी 2 बन गए। और उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स डबल। ठीक है, और जो डीएनए इनके अंदर है वो उसका अमाउंट भी अभी डबल हो गया है, पहले सिंगल था अभी डबल हो गया है। पर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ जो है हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ है मगर क्रोमोसोम नंबर वो कांस्टेंट ही है। और उसके बाद जो है G2 फेज, जिसको हम गैप 2 फेज या गैप फेज 2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स। अब देखें, जैसे ही G2 फेज में सेल जाएगा तो वो खुद को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि स्पिंडल प्रोटीन्स बनेंगे ताकि जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह आसानी से बन सकें। और उसके साथ साथ रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियोल्स। तो ये जो ओवरऑल ऑर्गेनेल्स होंगे वो भी खुद को रेप्लिकेट करेंगे। और देखें यहाँ पे ये जो डायग्राम है इन पे मिसाल के तौर पे ये जो 2 माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो वो उनकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरफेज द माइटोटिक फेज स्टार्ट्स। जैसे ही इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगा तो माइटोटिक फेज जो है स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर माइटोटिक जो फेज है हम उसको सिंपली एम फेज कहते हैं। ये जो इसकी सिंपली एक डायग्राम है, सेल जो है वो अपने डीएनए को सेपरेट करेगा, यानी जो डबल हुआ वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, इसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म होगी जिनको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, पर ये जो क्रोमोसोम है वो डायड है। ठीक है, तो जैसे ही ये सेल डिवाइड करेगा
तो 4 क्रोमोसोम्स इस सेल में चले जाएंगे और 4 इसमें, पर वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब मोनाड है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और 2 न्यू सेल्स इसमें बनेंगे। दिस फेज इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इनटू डॉटर सेल्स, यानी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो डॉटर सेल्स में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ये एक और दूसरा ये एक। Okay, so this was the lecture for today and we will continue this inshallah in next video. Thank you.